गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होगे और आपको मेरा स्क्रीन भी दिखाई पड़ रहा होगा। प्लीज कंफर्म। मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? यस नो ऑल क्लियर? मैं दिखाई पड़ रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ बेटा? यस, वेरी गुड। आइए अपन डिस्कशन करते हैं। पहले जे एडवांस का डिस्कशन पहले कर रहे है ना। सो जे एडवांस का डिस्कशन पहले कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ Br2 विथ Na2CO3, रिएक्शन ऑफ Br2 with Na2CO3
in aqueous solution gives sodium bromide NaBr and sodium bromide NaBrO3 with evolution of CO2 gas. The number of sodium bromide molecules involved in the balanced chemical reaction. देखिए आयोडीन के साथ मैं ये रिएक्शन बताया हुआ, IO3 माइनस से I माइनस है, आयोडेट IO3 माइनस है ना, आयोडीन के साथ मैं ये रिएक्शन बताया हूँ I2 से I माइनस IO3 माइनस। यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ ब्रोमीन का +5 है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर पहले निकालो, इसका निकालना है क्योंकि इसका निकलना है Br2 का निकलेगा N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 से, तो इसका निकाल रहे हैं। एक एटम है ब्रोमीन का 0 -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालिए, एक एटम है ब्रोमीन का 5 - 0 दिस इज इक्वल टू 5। अब आप क्या कीजिए, इस 5 को यहां लिख दीजिए और इस 1 को यहां लिख दीजिए। तो 5 को जब यहां लिखेंगे तो ब्रोमीन हो गया 5 और 1 6, और यहां पे ब्रोमीन बैलेंस करने के लिए 3 आएगा। बस बैलेंसी फैक्टर, पूरा रिएक्शन भी बैलेंस नहीं कर रहा, करा द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स। NaBr का कितना मॉलिक्यूल्स है 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इवन हमने पूरा बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा, हमने जैसे ही बैलेंसी फैक्टर इधर इधर किए हमें कंफर्म हो गया कि जब भी बैलेंस होगा यहाँ कोएफिशिएंट 5 होगा और यहाँ कोएफिशिएंट 1 होगा। मुझे बताइएगा समझ में आया कि नहीं? यस नो प्लीज राइट। Yes, we can balance through production. लेफ्ट साइड से इसलिए बैलेंस नहीं किए बेटा कि लेफ्ट साइड का बैलेंसी फैक्टर निकाल के करते क्या, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2 इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जबकि इस तरफ देखिए NaBr रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरफ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग था, तो हमें इस तरफ से बैलेंस करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर नोट में कराया है, सी लेक्चर नोट। बच्चा पूछ देता है, ये भी नहीं पता चलता है इसको। लेक्चर नोट में जहां पर मैं पढ़ाया हूं परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, उसका दूसरा एग्जांपल यही है। कराया है कि नहीं आप बताना प्लीज, यस नो। ये क्वेश्चन कराया हूं ना मैं? सो वहां से देख लीजिए आप। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन को देखिए, कराए इन न्यूट्रल और फेयरली अल्कलाइन सॉल्यूशन। न्यूट्रल है या फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। 8 मोल्स पर मैग्नेट एनायन, पर मैग्नेट है MnO4 माइनस है 8 मोल्स। क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट, थायोसल्फेट बोलते हैं S2O3 2 माइनस को, एनायन टू प्रोड्यूस X मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट, सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो KMnO4 सल्फर को क्या होगा ना, थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो सल्फेट बनाएगा। यहाँ सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये अब याद रखने वाली बात हो गई कि KMnO4 थायोसल्फेट को जब ऑक्सीडाइज करता है तो सल्फेट बनाता है, ये आपको रखना पड़ेगा। The magnitude of X is, X का मैग्नीट्यूड पढ़ रहा है, बता रहा है। तो अल्केलाइन सॉल्यूशन है, अल्केलाइन सॉल्यूशन में KMnO4 MnO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? MnO2। न्यूट्रल और वीकली अल्केलाइन में यही बनाता है, MnO2 बनाता है। अब देखो 8 मोल है पर मैग्नेट एनायन, 8 मोल है। तो पहले तो क्या करो आप, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो। 1 × 7 - 4, इसका वैलेंसी फैक्टर आता है 3, और इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो 2 × 6 - 2 बराबर आता है 8। यहां पर 8 ही होगा और यहां पर 3 ही होगा। अब सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर यहां देखिए 3 × 6 है, तो सल्फर बैलेंस करने के लिए यहां 6 आएगा
और x मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, तो आंसर हो जाएगा 6, x बराबर 6। हमें पूरा बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं, हमें पता है जब भी बैलेंस होगा यहाँ कोएफिशिएंट 6 होगा। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2। देखिए कब का सवाल है, 2018 का सवाल है, रीसेंट सवाल, रीसेंट क्वेश्चन है। To measure the quantity of MnCl2 dissolved in an aqueous solution, it was completely converted to KMnO4 using the reaction. Few drops of concentrated HCl were added to this solution and gently boiled. Further, इतना acid was added in portions till the color of and the quantity of MnCl2 present in the initial solution was. देखिए जरा सा, MnCl2 की क्वांटिटी मेजर करनी है, तो MnCl2 को क्या किया, is dissolved in aqueous solution, it was completely converted to KMnO4 using this reaction. K2S2O8 plus H2O, KMnO4 plus H2SO4 plus HCl. Equation not balanced, ठीक है। Few drops of concentrated HCl were added to this solution and gently boiled. Further, oxalic acid, कह रहा है oxalic acid है, was added in portions till the color of permanganate ion disappeared. तो परमैग्नेट आयन का कलर डिसअपियर हो रहा है, मींस KMnO4 जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, H2C2O4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां देखिए कह रहा है oxalic acid was added in portions till the color of permanganate ion disappeared. इसका मतलब परमैग्नेट H2C2O4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mn2 प्लस ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएगा। पोटेशियम के लिए K प्लस लिख दो और वाटर लिख दो। अब सेकंड वाले रिएक्शन का देखिए, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर नोन है 5 होगा और इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2 × 4 - 3 बराबर 2। तो यहां पर 5 लिख दीजिए और यहां पर 2 लिख दीजिए। अब 2 लिख दिया तो पोटेशियम 2 हो गया, Mn2 हो गया, कार्बन 10 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 5 का 20 और 8 28, 20 और 8 28, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, 16 है 6H प्लस, चार्ज 6 पॉजिटिव, बैलेंस्ड है। सेकेंड रिएक्शन भी हमने लिख लिया। अब ऑक्सैलिक एसिड कितना ग्राम है, तो ऑक्सैलिक एसिड है 225 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड है 225 ग्राम। और इसका मोलर मास निकालिए, तो 5 × H2C2O4 का मोलर मास 90, 9 × 5 = 45, 450 ग्राम ये आएगा टोटल। 5 मोल का मास आएगा 450 ग्राम। हमने जस्ट 2 रिएक्शन लिखा है और नीचे वाले रिएक्शन को बैलेंस किया है और कुछ नहीं किया है। अब जरा सा देखिए, 5 मोल के लिए यहां देखिएगा प्लीज, 5 मोल H2C2O4 के लिए 2 मोल KMnO4 चाहिए।
तो आप मुझे बताइए, ये 225 ग्राम है, सो 225 डिवाइडेड बाई 90 मोल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इरेज कर सकते हो, जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये लिख दो कि इसका मोलर मास क्या है, 90 है, ये लिख दो। तो ये कितना मोल आएगा, ये आएगा 2.5 मोल। तो 5 मोल के लिए 2 चाहिए, तो KMnO4 रहा कितना होगा, 1 मोल के लिए 2/5 और 2.5 मोल के लिए इंटू 2.5 मोल रहा होगा, और ये बराबर आ गया 1 मोल। मीन्स KMnO4 जरूर 1 मोल रहा होगा, तभी H2C2O4 225 ग्राम लगा। यस मोहित कर, अभी कुछ नहीं लिखो, पहले मैं पूछूं जब कि कोई डाउट है तब लिखा करो, कुछ भी मत लिख दिया करो। मोल्स कंसेप्ट, जब एक बार वैलेंसी फैक्टर निकाल दिए तो आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। KMnO4 1 मोल रह गया। अब देखिए, ये KMnO4 कहां से आया है, यहां से है। ये KMnO4 कहां से आया है, यहां से आया है, तो यहां पर भी KMnO4 हो जाएगा 1 मोल। अब देखिए, चाहो तो ऊपर का रिएक्शन बैलेंस कर दो, या KMnO4 में जो Mn आया है वो कहां से आया है, KMnO4 में जो Mn आया है वो कहां से आया है, MnCl2 से आया है। तो बाई अप्लाइंग POAC, बाई अप्लाइंग POAC on Mn, we can say that moles of MnCl2 बराबर मोल्स ऑफ KMnO4 बराबर 1 मोल। Therefore mass of MnCl2 बराबर 1 इंटू मोलर मास MnCl2 का आएगा 126, 1 इंटू 126 ग्राम बराबर 126 ग्राम, ये आंसर होगा। देखो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है और POAC है। कहीं पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपका राइट है ना। मोल से भी बनाओगे तब भी बनेगा, बट ऊपर वाला रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना था कि भाई KMnO4 का मोल आ गया, तो KMnO4 में जितना मोल Mn है, ये Mn कहां से आ रहा है, MnCl2 से आ रहा है, तो Mn पे POAC लगाया, मैं ऊपर वाला बैलेंस नहीं किया। अब बताओ क्या क्या कहना चाहते हो, अब बताओ भाई। पूरा Mn नहीं कन्वर्ट हुआ है तो लिखेगा ना कि कितना Mn कन्वर्ट हुआ है, नहीं तो बनेगा कैसे। साफ तो लिख रहा है, टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 dissolved in an aqueous solution it was completely converted to KMnO4। ये क्या है, लिखा हुआ तो है completely converted to KMnO4। कुछ भी लिखने की आदत मत डालो, पहले मुझे ये बताओ प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया। HCl ऐड कर रहे हैं तो एसिडिक सोल्यूशन है ना, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड HCl were added to this solution and gently boiled। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी एसिडिक है। फिर तुमको बेस कहां नजर आ रहा है, वरुण मालवीय, तुमको बेस कहां से नजर आया। हाउ डू यू कम टू नो दैट इट इज एसिडिक सोल्यूशन इन स्पाइट ऑफ एडिंग बेस। हम तो कहीं बेस ऐड कर नहीं रहे। कुछ भी मत पूछा करो यार। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, प्रोसेस जो मैंने बनाया ये बताओ। हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं रेडॉक्स 2 की। रेडॉक्स 2 की बात करते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन आपने पूछा है रेडॉक्स 2 में, मतलब O2 में,
पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है। देखिए बनाते हैं। करा 10 ग्राम V2O5 है, V2O5 है 10 ग्राम। It is dissolved in acid and is reduced to V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5 होगा। इसको +5 से V+2 में चेंज कर दिया बाई जिंक मेटल। किससे हुआ ये? जिंक से हुआ, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ होगा। How many moles of iodine could be reduced by resulting solution F? अब ये जो V2+ है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। If it is further oxidized to VO2+, VO2+ में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? VO2+ में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? X-2 = 2। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें, और वेनेडियम का वैलेंसी फैक्टर भी निकल जाएगा इजीली। पहले तो देखो V2O5 का मोलर मास निकाल, तो वेनेडियम 2 × 51 + 80 182 ग्राम आ रहा है। 182 ग्राम आ रहा है। 182 ग्राम आ रहा है। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो V2O5 का। वैलेंसी फैक्टर होगा 2 × 5 - 2 6 होगा, और इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 5 - 2 3 होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 4 - 2 2 होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे? इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। क्यों? ये +2 से +4 जा रहा है, तो आयोडीन रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा? I- बनाएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आयोडीन का 2 हो जाएगा। अब देखो ये कंपाउंड पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे में रिएक्टेंट है, बट समस्या क्या है? वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है। V+2 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ये +2 चार्ज है वेनेडियम पे। सो जस्ट मैंने वैलेंसी फैक्टर निकाला है, वो ध्यान दीजिए कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला है, और रिएक्शन को पार्शियली लिखा है, तो वो भी समझिए क्वेश्चन को कि रिएक्शन को पार्शियली कैसे लिखा है। पूछ रहा है आपसे, यहां पे देखिए वैलेंसी फैक्टर सेम है। यहां पे कहां पे? यहां पे, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। तो अगर वेनेडियम का मोल भी निकाल दें, इसका अगर मोल निकाल दें, तो उतना ही मोल आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि उतना ही मोल यहां आएगा और इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। यहां 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो जितना मोल V2+ होगा उतना ही मोल आयोडीन होगा। तो देखिएगा मैं निकाल रहा हूं, देखिएगा मैं निकाल रहा हूं। V2O5 हो जाएगा 10 / 182 मोल। अब V2O5 V+2 में बना है, तो V+2 कितना मोल होगा? तो देखिए अगर वेनेडियम को बैलेंस करें, वेनेडियम को, तो यहां पर V2 है, 2 है, तो यहां पर वेनेडियम कितना आएगा? 2V2+ आएगा। मींस ये जितना मोल होगा V2O5 उसका डबल मोल V+2 होगा। सो V+2 होगा 2 × 10 / 182। या तो आप ऐसे निकाल लो मोल से, या आप इक्विवेलेंट से निकाल लो। वैलेंसी फैक्टर देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो टैब आता है, डबल मोल आ जाएगा। अब ये मोल आया किसका? V+2 का, उतना ही मोल यहाँ रिएक्ट करेगा, 2 × 10/182 मोल रिएक्ट करेगा, तो आयोडीन भी उतना ही मोल होगा, 20/182 मोल होगा। मेरे हिसाब से ये आंसर हो जाना चाहिए, बाकी आप चेक कर लो
20/182, ये आ रहा है 0.11 मोल। तो ए आंसर हो गया। एक बार बताना आपको समझ में आया, पहले रिएक्शन मुझे बताइए क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं समझ में आया, ये आप बताना। पहले नहीं समझ में आया तो बताना कि नहीं आया, दोबारा बताओ। आ गया, ऑल क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक कंपाउंड है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड CH Cl2C, हाँ डिफरेंट है बहुत केसेस में, वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट है, तभी तो हमने मोल निकाला, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसका V2O5 का इक्विवेलेंट आयोडीन के बराबर कर देता। मैं नहीं किया ऐसा, मैंने क्या किया, मोल निकाला और उतना मोल यहां लेके गया। इक्विवेलेंट बराबर नहीं कर सकते थे क्योंकि वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है। एक एसिड है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 6 मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये 600 मिली इक्विवेलेंट है और ये रिएक्ट करके बना रहा है CO2 प्लस H2O प्लस Cl2। करा सेम अमाउंट ऑफ एसिड कैन न्यूट्रलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम डाइक्लोरो एसिटेट। तो पहले आप एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये निकाल लो कितना है। तो 600 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये भी 600 मिली इक्विवेलेंट होगा। अब ये मिलीमोल में कैसे आएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा। तो वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करो, क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कार्बन का निकालो। देखो कंपाउंड क्या है, C2, देखो ध्यान से देखना, कंपाउंड है C2 H2 Cl2 O2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, कार्बन का क्या आएगा, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का तो 0 हो गया, क्लोरीन ऑक्सीजन पे -2, तो कार्बन का आएगा +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का होगा +2, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। कार्बन का कितना एटम है, 2 एटम है, सो 2 इंटू, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, 2 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी फैक्टर होगा 4। सो मिली मोल्स, या ऐसे लिखो इसको, देखो CHCl2COOH, ये बराबर हो जाएगा 600 मिली इक्विवेलेंट, 600 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट को मिली मोल में बदलेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 4 मिली मोल बराबर 150 मिली मोल। क्यों 4 से डिवाइड किया, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड किए तो मिली मोल आ गया। मिली इक्विवेलेंट को जब मिली मोल में चेंज करते हैं तो वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अब देखो इस कंपाउंड का मिली मोल आ गया CHCl2COOH, ये है 150 मिली मोल। सेम अमाउंट ऑफ एसिड, इतना ही एसिड कैन न्यूट्रलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, ये NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CHCl2COONH4 डाइक्लोरो एसिटेट, हाँ अमोनियम डाइक्लोरो एसिटेट। तो देखो एक ही मोल लग रहा है NH3 का, एक मोल के लिए, तो NH3 होगा 150 मिली मोल। 150 मिली मोल का मतलब हो गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, ये आएगा। अरे यार वैलेंसी फैक्टर निकालने में गड़बड़ी कर दिया, यहां देखना प्लीज, कार्बन +2 से +4 में जा रहा है, क्लोरीन पे ध्यान नहीं दिया, क्लोरीन भी -1 से 0 में जा रहा है,
सो वैलेंसी फैक्टर होगा प्लस क्लोरीन का 2 इंटू हाई माइनस लो 0 माइनस माइनस 1 बराबर 6 होगा वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 6 से, अब आ जाएगा आंसर। तो ये आएगा 100 मिलीमोल और ये होगा 100 मिलीमोल, ये भी होगा 100 मिलीमोल। यही आंसर हो गया। 100 मिलीमोल को लिख सकते हैं 0.1 मोल। ये आंसर हो गया, आंसर बी होगा। वैलेंसी फैक्टर में ना 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर ऐसे निकालेंगे। जरा एक बार देखना और बताना समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, HNO3 oxidizes NH4 plus ion to nitrogen। HNO3 है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है NH4 प्लस को नाइट्रोजन में। ये मतलब ये वाला यहां आ रहा है, नाइट्रोजन में आ रहा है। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू NO2 और खुद क्या हो रहा है, NO2 बन रहा है। द मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल होगा तो NH4 प्लस 2 मोल होगा। ये कंपाउंड 1 मोल होगा तो इसमें NH4 प्लस कितना है, 2 मोल। तो NH4 प्लस 2 मोल लिखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि NH4 प्लस 2 मोल कैसे लिखा। नितेश कुशवाहा 600 मिली इक्विवेलेंट कहां दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ये क्या दिया है रे, NH4 प्लस 2 मोल होगा। अब देखो वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है -3, -3। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1 इंटू 0 माइनस -3 बराबर 3। सही नहीं चल रहा पेन, आज दिक्कत कर रहा है बार बार। यहाँ पे +5 है, ये गया है +4 पे, तो यहाँ पे सीधा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। अब जरा सा देखिए, कह रहा है कि द मोल्स ऑफ HNO3, तो HNO3 का मोल्स मान लो x मोल, इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। क्यों ऐसा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बराबर इक्विवेलेंट ऑफ NH4 प्लस। HNO3 है x मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। NH4 प्लस है 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3, और x बराबर 6 मोल आंसर आएगा। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं है। ये थोड़ा आसान था, आ गया समझ में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा एन एलिमेंट A इन कंपाउंड ABD हैज ऑक्सीडेशन नंबर AN माइनस है। एक कंपाउंड है ABD, इसमें A का ऑक्सीडेशन स्टेट है N माइनस। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cr2O7 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में CH3 प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो ये रिड्यूस हुआ है, क्रोमियम रिड्यूस हुआ है, तो ABD में जो कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो कंपाउंड में A है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नया ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं। नया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब देखो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2 इंटू 6 माइनस 3 बराबर 6, और इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, ABD में एक एलिमेंट है, एक एटम है A का, तो 1, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, N माइनस होगा या X होगा। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट X होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ABD ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि Cr2O7 में क्रोमियम का घटा है तो A का बढ़ेगा।
तो X माइनस और माइनस n है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यह आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा X प्लस n। वैलेंसी फैक्टर ABD का वैलेंसी फैक्टर समझ में आया। अब देखिए कि ABD का जो मोल है वो है 3.26 इंटू 10⁻³ मोल, और Cr2O72 माइनस का जो मोल है वो है 1.68 इंटू 10⁻³ मोल। इक्विवेलेंट ऑफ ABD बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O72 माइनस नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। n प्लस x बराबर हो जाएगा 1.68 इंटू 6 अपॉन 3.26, और ये जो भी आ जाए निकाल लेते हैं इसको। तीन आ रहा है, ये आ रहा है 3। दिस इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा 3 माइनस n, ये आंसर होगा 3 माइनस n, सो बी आंसर होगा। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखिए 50 ग्राम CaCO3, CaCO3 है 50/100 मतलब हाफ मोल, 0.5 मोल। It is heated to liberate CO2। CaCO3 को हीट किया, ये दिया CaO plus CO2। Liberated CO2 requires 0.4 मोल ऑफ मॉइस्ट अमोनिया। जो लिबरेटेड CO2 है इसको मॉइस्ट अमोनिया दिया, मतलब वाटर भी होगा इसमें, टू yield अमोनियम कार्बोनेट NH4 2 NH4, हाँ बैलेंस हो गया। Find the volume of CO2 liberated at STP adding excess dilute HCl to this heated residue। देखो इसको हीट किया तो कुछ रेसिड्यू बचा हुआ है इसमें, अभी हीट करने के बाद कह रहा है इस रेसिड्यू में HCl डालेंगे तो कितना CO2 निकलेगा, उसका वॉल्यूम STP पे निकालना है। तो जरा सा देखिए, ये खर्च हुआ है 0.4 मोल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमोनिया खर्च हुआ है 0.4 मोल, तो CO2 जरूर रहा होगा 0.2 मोल। अब देखिए 0.2 मोल ही CO2 निकला, जबकि CaCO3 था 0.5 मोल। आज जितना भी CO2 निकला उससे यहाँ पे रिएक्ट कराया तो 0.2 मोल, इसका मतलब 0.2 मोल CO2 यहाँ पे बना होगा, और CaCO3 था 0.5 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि इसे जब हीट किए तो पूरा का पूरा CaCO3 CO2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि 0.5 में से 0.2 मोल ही कन्वर्ट हुआ और 0.3 मोल अभी हीटेड रेसिड्यू में बचा हुआ है। फिर से सुनिए, अनुराग गुप्ता बीच में मत पूछा करो इस तरह से कि आज का क्लास कब से होगा, तुम जा सकते हो। देखिए क्या हुआ कि CaCO3 को हीट किया, कुछ CO2 निकला, जितना CO2 को निकला उसको अमोनिया से रिएक्ट कराए, अमोनिया से रिएक्ट कराए तो अमोनियम डाइक्रोमेट बन गया, डाइकार्बोनेट बन गया, डाई अमोनियम कार्बोनेट, है ना, बेटर टू से अमोनियम कार्बोनेट। सो अमोनियम कार्बोनेट बन गया, तो अमोनिया जो यूज हुआ 0.4 मोल यूज हुआ, तो CO2 जरूर बना होगा 0.2 मोल। तो हीट करने पे CO2 0.2 मोल बना, जबकि CaCO3 0.5 मोल था, तो 0.5 मोल पूरा हीट होता तो CO2 0.5 मोल बनता, बट 0.2 मोल ही बना है। इसका मतलब है CaCO3 पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ, 0.5 में से 0.2 0.3 मोल बचा रह गया।
अब इस CaCO3 जो हीटेड रेसिड्यू है, हीटेड रेसिड्यू में CaCO3 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 0.3 मोल। करा इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। एक मोल से, यहां देखिए, एक मोल CaCO3 से एक मोल CO2 बनता है, तो 0.3 मोल से CO2 बनेगा 0.3 मोल। बनाते नहीं हो यार, सॉल्व करते नहीं हो, आप पूछते हो कब से क्लास शुरू होगा। 0.3 इंटू STP 12 कह रहा है 22.7, और ये आएगा 27 के खात में 2 3 6 7 8 3 6 6.81 लीटर। मुझे बताइएगा समझ में आया नहीं है? कैसा कैसा बच्चा है, सवाल बनाते हैं तो देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो खुद नहीं बनाया है। समझ में आ गया, वेरी गुड। कुछ नहीं आता था आपको मोल में, अब मोल आता है, इक्विवेलेंट आता है, POAC लगाने आता है, ये कम है क्या? देखिए ये IIT में आया है क्वेश्चन, IIT में 2014 या 2015 में आया है ये क्वेश्चन। आप देखो रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है बेटा कि I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4, this gives Cl minus HSO4 माइनस आयोडीन। देखो हम बैलेंस करते हैं, आप देखना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां +5 और यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 6। आयोडीन का यहाँ -1 है, यहाँ है 0, -1 से 0, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। तो इस 6 को यहां डाल दीजिए और इस 1 को यहां डाल दीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 1 है। आयोडीन 6 हो गया, आयोडीन को अब आप हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। अब आप जरा सा देखिए क्या लफड़ा आ रहा है कि इधर 6 नेगेटिव और एक 7 नेगेटिव आ रहा है। अब इधर क्लोरीन, तो क्लोरीन का कोएफिशिएंट एक ही होगा, तो क्लोरीन से तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं होगा, तो अगर 6 नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लिखना होगा, क्योंकि क्लोरीन का कोएफिशिएंट एक है, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते एक के अलावा। तो अब नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 6HSO4 माइनस करना होगा। अब 6 सल्फेट हो गया, 6 सल्फेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6H2SO4 लगाना होगा। चार्ज बैलेंस है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, बाकी और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो देखिए ऑप्शन है H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप जरा देखो, इस तरफ 12 हाइड्रोजन है, इस तरफ 6 हाइड्रोजन है, अगर 3 वाटर जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन इधर भी 12 हो जाता है, और इस तरफ 6 चुका 24, 25, 26, 27 ऑक्सीजन है, 24 और 3 27 ऑक्सीजन, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये किसी बच्चे ने सिर्फ यही एक सवाल पूछा था, बस, बाकी सब उससे बन गया था। हाँ, बैलेंस नहीं हो रहा। अब देखो ना, मैं बताया तो अब बैलेंस हुआ, या फिर से बताऊं? अब बैलेंस हो गया। अब देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, ये सही हो गया। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइड, आयोडाइड से आयोडीन बना है, तो -1 से 0 हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। सल्फर इज रिड्यूस, नहीं, सल्फर सल्फेट से सल्फेट ही है, तो ये गलत हो गया, सल्फर का रिडक्शन नहीं है। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस, ये सही हो गया, ABD आंसर हो गया। बताना समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप समझ में आ गया। यस, अब अपन शुरू करते हैं क्लास को। देखो, जो बच्चा डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, वो तो समझो फालतू ही है। यस, अब मोल इजी हो गया। सुमनजीत बोल रहे हो ना कि अब मोल इजी हो गया, तो आप सोचो ना, आपको तो एक मॉलिक्यूल में कौन कितना एटम है ये तक बताने नहीं आता, अब देखो आपको इजी लगता है। तो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इजी हो जाएगा चीजें, है ना? और यार, जब मैं डाउट बता रहा होता हूँ वहां पे बिजी रहता हूँ, तुम लिखते हो सर क्लास कब शुरू होगा,
कितना इरिटेटिंग है ये क्लास नहीं है। सो प्लीज यार पेशेंस रखा करो दोस्त। इवन आपने होमवर्क नहीं किया है तब भी आपके सामने क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को पढ़ करके आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कशन में लेता हूं, आप देखो सबका क्वेश्चन लिखा रहता है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं किया होमवर्क तो बच्चा नहीं करता है, सोचता है बकवास चल रहा है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ बता दिया था। अब देखते हैं एवोगाद्रोज लॉ। लेक्चर 2 है ये, आइडियल गैस। आज पेन नहीं चल रहा अच्छे से, दिक्कत कर रहा है मुझे। आइडियल गैस का लेक्चर 2 है, देखिए जरा सा। यस, डाउट क्लियर करने में मजा आता है। होमवर्क नहीं किया तो कम से कम जो जो सवाल हम क्लास में कर रहे हैं मौलवी, उन सवालों को समझ सकता है ना क्वेश्चन को पढ़ के, तो वो दिमाग लगाना नहीं चाहता। हाँ, ये देखिए गैस, आइडियल गैस का नेक्स्ट लॉ है एवोगाद्रोज लॉ। एवोगाद्रो लॉ कहता है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ pressure and temperature, equal volume of all the gases contains equal number of molecules. एक बार मैं होमवर्क लिख दूं, होमवर्क लिख दे रहा हूं। होमवर्क आपका सिर्फ S2 बचा हुआ है, तो S2 कंप्लीट आपका रेडॉक्स होमवर्क है। और S2 का जो सॉल्यूशन आपको दिए है ना, इसके बाद S2 के बाद से रेस शुरू करेंगे प्राज्वल। S2 का जो सॉल्यूशन हम आपके पास भेजे हैं ना, उस सॉल्यूशन के नाम में देखिएगा CVK लिखा हुआ है। जिसमें CVK लिखा हुआ है वो मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन। आपको ज्यादा लगेगा जैसे पढ़े वैसे ही बना हुआ है। जिस सॉल्यूशन के जिस फाइल में CVK लिखा हुआ है लास्ट में, वो मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन है, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा उसको समझने में। तो आप उससे समझिएगा, जो मैं सॉल्यूशन भेजा हूं CVK एक फाइल होगा, वो मेरा बनाया हुआ है। शायद क्वेश्चन नंबर 3 से 11 या 12 कुछ ऐसा है जो मेरे, रुक जाओ मैं देख लेता हूं, निकालना पड़ेगा हमको। PC नर्चर सीट सॉल्यूशन कहाँ गया? सीट सॉल्यूशन रेडॉक्स S2। देखिए S2 में क्वेश्चन नंबर 4 to 16 ये मेरा ही बनाया हुआ है, 4 to 16। कुसागर is missing me in offline class। ओके भाई, पहले मेरी बात ध्यान से पढ़ो। S2 में क्वेश्चन नंबर 4 से 16 ये मेरा ही बनाया हुआ है, तो इसको तो आप ध्यान से देखना और कोशिश करना, इसमें डाउट ना आए। 4 से 16 जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही है बना हुआ सवाल। 1 से 3, 4 से 16 मेरा ही बनाया हुआ है, बाकी अगर क्वेश्चन होगा तो करना। S2 के बाद मैं अगली क्लास से आपको रेसेस देना शुरू कर दूंगा। सो देखिए अब लास्ट पेज पे आ जाए। Avogadro's law. Under identical conditions of pressure and temperature, equal volume of all the gases contain equal number of molecules. That is
at constant P and T, V is directly proportional to N. That is V1 क्या हो रहा है पेन को यार, मैं ना लपड़ा दूंगा आज। V1 by N1 बराबर V2 by N2। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। आप देखो, मींस अगर कहे अमोनिया है NH3 है, और अगर कहे हीलियम है, और अगर कहे हाइड्रोजन, अगर इसका प्रेशर टेम्परेचर वही है जो इसका प्रेशर टेम्परेचर है, जो इसका प्रेशर टेम्परेचर है, और ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही नंबर ऑफ मोल्स इसमें होगा, वही नंबर ऑफ मोल्स इसमें होगा। इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होगा, या इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम के बराबर है क्योंकि मोनोएटॉमिक है, और इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही होगा। केवल नंबर ऑफ एटम चेंज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो अगर दो गैस की वॉल्यूम सेम ली जाएगी तो दोनों गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम होंगे। मींस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि आपको लॉ समझ में आ गया होगा। मुझे बताना ये एवोगाड्रो लॉ समझ में आया? यस, वेरी गुड। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, V is directly proportional to 1 by P at constant N and T। ये कौन सा लॉ है, लिख के बताओ बेटा, ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ है। V is directly proportional to, ये कौन सा लॉ है? at constant N and P, ये चार्ल्स लॉ है। और V is directly proportional to N at constant P and T, ये कौन सा लॉ है? ये एवोगाड्रोस लॉ है। Combining all the above, combining all the above, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल लगा रहा हूं कि कंबाइन करेंगे ऑल द एबव तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा NT by P। बच्चा देखो क्लास में क्या क्या सवाल कर रहा है, कह रहा है सर इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया N into T into 1 by P NT by P, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V का पावर क्यों आएगा ना। ऐसा ऐसा सवाल कहेगी, ऐसा नहीं होता है। प्रोपोर्शनलिटी का रूल लगाया हूं कि अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तीनों के NT by P, और V से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा RNT by P, और PV बराबर हो जाएगा NRT। R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और वैल्यूज ऑफ R अपन देख लेते हैं, ये रटने वाला डाटा है। R की वैल्यू होती है, R होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। R होता है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। R होता है 8.314 जूला पर केल्विन पर मोल। R होता है 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या अपन इसको लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सो वैल्यूज ऑफ R हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव हो गया, PV इज इक्वल टू nRT। अब जरा सा देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन।
हो जाएगा प्रज्वल तो बता देना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी बराबर एन आर टी। तो हम कह सकते हैं कि पीवी बाई एन टी बराबर आर बराबर कांस्टेंट, और पीवी बाई एन टी कॉन्स्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं P1 V1 बाई N1 T1 बराबर P2 V2 बाई N2 T2। तो जब कुछ नहीं कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एट कांस्टेंट n, अगर n कांस्टेंट हो जाए तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 बाई N1 बराबर होगा P2 V2 बाई N2। सब यहां से लिख रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं सब। एट कांस्टेंट P, सिर्फ प्रेशर अगर कांस्टेंट करें तो V1 बाई N1 T1 बराबर हो जाएगा V2 बाई N2 T2। एट कांस्टेंट V, P1 बाई N1 T1 बराबर हो जाएगा P2 बाई N2 T2। अब देखिए, दो टर्म कांस्टेंट लेते हैं। एट कांस्टेंट PV, P और V दोनों कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ PV कांस्टेंट है, तो N1 T1 बराबर हो जाएगा N2 T2। एट कांस्टेंट V एंड N, V और N दोनों कांस्टेंट होगा तो P1 बाई T1 बराबर हो जाएगा P2 बाई T2। प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोलते हैं इसको। At constant V and T, V और T कांस्टेंट कर लें तो P1 बाई N1 बराबर P2 बाई N2 हो जाएगा। This implies P is directly proportional to N. At constant P and T, V1 बाई N1 बराबर हो जाएगा V2 बाई N2। This implies V is directly proportional to N. सब मैं यहां से लिख रहा हूं, ये रेड वाले से लिख रहा हूं, रेड वाले से, क्योंकि जो कांस्टेंट रहेगा वो दोनों साइड कट जाएगा और बाकी जो बचेगा वो लिख दिया। तो मुझे बताओ ये सारा समझ में आया कि नहीं है? यस, नो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, पीवी बराबर होता है NRT, और पीवी नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू RT, और पीएम बराबर मास बाई वॉल्यूम इनटू RT, और पीएम बराबर डेंसिटी लिख दिया DRT, और डी बराबर पीएम बाई RT। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। सिंस डी बराबर पीएम बाई RT, और dt बाई पीएम
dt बाई pm बराबर 1 बाई r बराबर कांस्टेंट, therefore d1 t1 बाई p1 m1 बराबर d2 t2 बाई p2 m2। फॉर सेम गैस, अगर एक ही गैस हो तो मोलर मास अलग अलग नहीं हो सकता है, सेम गैस हो तो m1 बराबर m2 हो जाएगा, therefore d1 t1 बाई p1 बराबर d2 t2 बाई p2 for same gas at constant pressure। सेम गैस है तो m1 m2 बराबर हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो p1 p2 बराबर हो गया, तो ये आ जाएगा d1 t1 बराबर d2 t2 for same gas at constant temperature। सेम गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो m1 और t1 कांस्टेंट हो गया, d1 बाई p1 बराबर d2 बाई p2। सब कहां से लिख रहे हैं, तो सब मैं यहीं से लिख रहा हूं। अब फिर से देखिए नेक्स्ट कि pv बराबर होता है nRT और P बराबर होता है n बाई वी आर टी और P बराबर सी आर टी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेयर C बराबर होगा n बाई वी और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन या मोलरिटी बोल देंगे, यूनिट ऑफ C। C का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो C का यूनिट होगा मोल पर लीटर और इसलिए इसको कभी कभी मोलरिटी भी बोल देते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मोलरिटी ना बोल के कॉन्सेंट्रेशन बोल। प्रीवियस पेज लीजिए, प्रीवियस पेज दे दिया मैंने। हाँ कर दिया प्रीवियस पेज, यस मोहित कर, अनुराग गुप्ता कर दिया प्रीवियस पेज। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ग्राफ करेंगे। क्वेश्चन मुझे कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन मुझे मिलेगा यहाँ, नेक्स्ट पेज। छापिए, अब क्वेश्चन करेंगे। लिखा हो जाएगा तो लिख देना डर। यस आइए 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि द प्रेशर exerted by 12 gram of an ideal gas at temperature T degrees Celsius in a vessel of volume V liter is 1 atm. When the temperature is increased by 10 degrees Celsius, when the temperature is increased by 10 degrees Celsius,
at the same volume. The pressure increases by 10%. Calculate the temperature T and volume V. मोलर मास ऑफ द गैस m गैस दिया हुआ है 120. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए. नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास. 12 ग्राम गैस है और 120 मोलर मास है, तो 0.1 मोल हो गया. आर्यन पीपल दिया मोबाइल नंबर मांग रहे हैं. यार तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है बेटा. यही यूनिवर्सल नंबर है मेरा. आर्यन पीपल दिया. मैंने आपको अपनी फ्रीक्वेंसी दे दी. नोट कर लिए होंगे आप क्वेश्चन. नोट कर लिया बेटा? अब देखो कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम गैस है, मींस 0.1 मोल गैस है, एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इन ए वॉल्यूम ऑफ V लीटर इज 1 atm. तो आप PV बराबर nRT लगाओ ना. PV बराबर nRT लगा रहे. प्रेशर है 1 लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है V लीटर, नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 इंटू R और टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर में को केल्विन में लेते हैं, तो T+273. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस. अब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा दिया एट द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, द प्रेशर इंक्रीजेज बाय 10%. तो पहले प्रेशर 1 atm था, राजवल भारद्वाज क्या यार, आर के प्रीवियस लो. हम कुछ बता रहे हैं, तुम कुछ लिख रहे हो. इन दोनों में आप R ले सकते हो 1/12 और इसमें आप R ले सकते हो 25/3. बट ये क्वेश्चन में गिवन होगा तब लेना, ऐसे मत लेना. हाँ सही है अदिति, आपका आंसर सही है ना. ये क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं गलत है अदिति आपका आंसर. सॉरी गलत है. 100 केल्विन नहीं आए. 100 केल्विन आएगा शायद, देखता हूँ शायद. सही है. आंसर नहीं याद है मुझे, बनाऊंगा अभी तो क्लियर हो. मुझे बताइए कि प्रेशर 1 atm है, 10% से बढ़ेगा तो कितना होगा? तो 1.1 atm हो जाएगा. तो प्रेशर को 10% से बढ़ाया, 1.1 atm हो गया. PV = N इंटू R. और टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा तो T+10+273, ये हो जाएगा T+283. ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. 2/1 कर देंगे. दिस इंप्लाइज 1.1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू T+283 अपॉन T+273. आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी. This implies T+283. This is equal to 1.1 T plus 273 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो. 273 3 7 3 10 गुजरात में 1 7 1 8 गुजरात में 1 2 1 3 300.3 और 0.1 T. This is equal to -17.3.
और T बराबर -173 डिग्री सेल्सियस। सही है आपका आंसर अदिति। T बराबर -173 केल्विन नहीं अर्चित अरोरा, -173 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो प्लीज, प्लीज ध्यान दो। T डिग्री सेल्सियस में है और T प्लस 273 केल्विन में है। तो आप मुझे बताओ, आप यहाँ T निकाले हो या T प्लस 273 निकाले हो? तो T निकाले हैं, तो डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर T, तो यही आंसर हो जाएगा -173 डिग्री सेल्सियस। एंड वॉल्यूम V, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप फ्रॉम 1 में चले जाओ, फ्रॉम 1। V बराबर होगा 0.1, R का वैल्यू ले लो 0, ATM था तो 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू रख दो -173, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 0.821 लीटर। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। पता है आपको ये सवाल कब आया था? बोलो, पता है कि नहीं पता है? ये सवाल आपको आया था जेई में, मतलब उस समय एडवांस में नहीं होता था, 99 में। आईआईटी में आया था 99 में ये सवाल आया था। आईआईटी मेन में नहीं, जो आईआईटी का एक ही पेपर होता था पहले, मेन एडवांस और ये सब नहीं था। इजी था ना? हाँ इजी था, बट जबकि 99 में पेपर टफ आते थे उस समय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया ना? इजी था ना? आया बेटा समझ में? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईआईटी का ये एक और क्वेश्चन ले लो। एन इवैक्यूएटेड glass vessel weigh an evacuated glass vessel weighs 50 gram when empty. 148 gram when filled. With a liquid of density (0.98 gram per ml) and 50.5 gram when filled with an ideal gas. At 760 torr pressure and 300 Kelvin temperature. Determine the molar mass of the gas. पहले ज्यादा टफ आता था, अभी पेपर जो है ना वो ठीक ठाक आता है, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान नहीं, कुछ टफ भी होता है कभी कभी। नाइन्टीज में पेपर टफ आते थे आईआईटी में। इस सवाल को देखिए, एक बार पढ़िए सवाल को। करा एक इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल weighs 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी, मींस पूरी तरह से खाली है ग्लास वेसल, तो उसका मास है 50 ग्राम। एक ग्लास वेसल मान लो, इसका मास है 50 ग्राम और इसमें एक लिक्विड फिल कर दिए हैं
तो लिक्विड फिल करने के बाद मास है 148 ग्राम। तो आप मुझे बताओ मास ऑफ लिक्विड क्या होगा? 148 माइनस 50, 98 ग्राम होगा ना? हाँ, मास ऑफ लिक्विड होगा 98 ग्राम। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा 0.98 ग्राम पर ml। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, 98 अपॉन 0.98। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा 100 ml। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये लिक्विड का वॉल्यूम निकाले हैं, बट वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना हो जाएगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा 100 ml बराबर 0.1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा 0.1 लीटर। अच्छी जैन आपका आंसर सही है। अब देखो 0.1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा। अब इस वेसल में गैस रख दिया है 50.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ ए गैस। तो अब इस वेसल में, इस वेसल का वॉल्यूम है 100 ml, वॉल्यूम है 0.1 लीटर, और इसके अंदर गैस रख दिया है, तो गैस के साथ मास है 50.5 ग्राम। गैस के साथ मास है 50.5 ग्राम। तो आप मुझे बताओ कि मास ऑफ गैस कितना होगा? तो ये होगा 50.5 माइनस 50 बराबर 0.5 ग्राम। मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 300 केल्विन। लगा दो पीवी बराबर nRT। प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स होगा मास अपॉन मोलर मास, गैस का मास 0.5 अपॉन मोलर मास, आर होगा 0.0821 और टेम्परेचर है 300। दिस इंप्लाइज m बराबर होगा 5 into 24.63 और ये आएगा 5 या 15 5 हाथ में 1 6 30 31 के 1 हाथ में 3 5 का 20 3 23 के 0 हाथ में 2 5 नहीं 10 तो 12 123.15 ग्राम ये आंसर है। और पता है ये कब आया था? ये आया था आईआईटी में 1998 में। आईआईटी में 98 में आया था। आप मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, बताना बेटा। हाँ देखो, आप पेशेंस रखते हो ना, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। वैसे बच्चों से प्रॉब्लम होती है जो कुछ लिखते रहते हैं। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इजी क्वेश्चन है, यस इजी क्वेश्चन है, नो डाउट इजी क्वेश्चन। शुरुआत में ही टफ ले लें। एक क्वेश्चन और लेते हैं। A spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from a cylinder containing the gas at 28 and 27 degrees Celsius. If the cylinder can hold
2.82 liter of water. Calculate the number of balloons that can be filled up. यस मोहितकर, वेसल और लिक्विड का वॉल्यूम सेम क्यों लिया यार? लिक्विड वेसल के अंदर में है तो लिक्विड उसमें कितना रहेगा? लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा जो वेसल का वॉल्यूम है? यस मोहितकर, ये बात तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बताओ ना। ये वेसल है, ये देखो, ये बोतल वेसल है, 1 लीटर का बोतल। इसको फिल करेंगे पानी से तो पानी इसमें कितना आएगा? 1 लीटर। पानी निकाल देंगे, इसमें एयर से फिल करेंगे तो इसमें एयर कितना आएगा? 1 लीटर। क्या दिक्कत आ रहा है? ऐसा ऐसा सवाल पूछते हो ना यार कि लगता है कि समझ गया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार समझिए कि स्फेरिकल बैलून है, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसे हाइड्रोजन से फिल करना है, एनटीपी पे फिल करना है, और हाइड्रोजन गैस है किसमें? तो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है 2.82 लीटर है, ये तो दे रखा है। इस सिलेंडर का प्रेशर है P1 ले लो, प्रेशर है 20 atm, और इस सिलेंडर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। इस सिलेंडर से हम क्या कर रहे हैं कि बैलून भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? बैलून। बैलून बैलून कहां पे भर रहे हैं? तो एनटीपी पे भर रहे हैं, तो प्रेशर इसका होगा 1 atm। वॉल्यूम निकाल लेते हैं और टेम्परेचर होगा एनटीपी पे 273 केल्विन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं और वॉल्यूम ऑफ 1 बैलून भी निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैलून होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये होगा 4/3 पाई इंटू रेडियस होगा 21/2 का होल क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मींस ml में आएगा। तो इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपॉन 1000 लीटर आएगा। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और बताता हूं आपको कि क्या आएगा। ये आ रहा 4.85 लीटर। एक वॉल्यूम का वॉल्यूम आ गया, एक बैलून का वॉल्यूम आ गया 4.85 लीटर। अब देखो, हम एक बार इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये पूरा गैस, पूरा तो बाहर निकलेगा नहीं, ये वेसल है तो वेसल में 2.8 लीटर गैस तो हमेशा रहेगा, बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर पूरा गैस बाहर एनटीपी पे आ जाए तो वॉल्यूम कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट रखें, क्योंकि पूरा गैस बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो अपन लगा सकते हैं P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2, और P1 है 20, V1 है 2.82 अपॉन T1 है 300। P2 है 1, V2 निकालते हैं और T2 है 273। अगला T2 है 273। यहां से V2 निकालते हैं बेटा और देखते हैं V2 कितना आया।
ये आ रहा है 51.32, V2 आ रहा है 51.32 लीटर, 51.32 लीटर V2 आ रहा है। देयरफॉर देखो एक स्टेप कर रहा हूं और मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फिलिंग द बैलून ये हो जाएगा V2 माइनस 2.82, ये होगा 51.32 माइनस 2.82, ये होगा 48.5 लीटर। ये स्टेप मुझे आपको बताना है कि ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया। देयरफॉर नंबर ऑफ बैलून्स होगा टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल है और एक बॉलून का वॉल्यूम 4.85 और ये आएगा 10। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। एक बार सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि जो पहले तो ऊपर के दोनों स्टेप समझ में आया कि नहीं। एक बैलून का वॉल्यूम निकाला, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 निकाल के V2 निकाला। ये दोनों क्लियर हुए कि नहीं? ये दोनों क्लियर है। उसके बाद जो अंडरलाइन स्टेप है वो समझ में आया कि ऊपर वाला आया। वेरी गुड। क्यों हमने घटाया ये नहीं समझ में आया। अर्चित बेटा ध्यान से देखना, समझ में आया। नहीं, वाटर लिक्विड है। वाटर लिक्विड तो कहीं कुछ है ही नहीं। वाटर लिक्विड तो इसलिए बताया है कि सिलेंडर की कैपेसिटी 2.82 लीटर है। लिक्विड से कोई नहीं। ये बताया कि अगर उस सिलेंडर, यहाँ पे तो ये बता रहा है कि अगर इस सिलेंडर में गैस की जगह वाटर भरते तो 2.82 लीटर आता। तो जैसे अभी पूछ रहा था वरुण मालवीय कि सर लिक्विड का वाटर वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे होगा, तो इस सिलेंडर में पानी भरेंगे तो 2.82 लीटर वाटर आएगा। इसका मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 2.82 लीटर, इसमें पानी है नहीं। हाँ, रेड वाला मैं समझाता हूँ, रेड वाला मैं समझाता हूँ। आप मुझे एक चीज बताना, एक चीज बताना, कोई भी बोतल, कोई भी बोतल, बंद बोतल है, अंदर एयर है, 5 ATM पे है। इस बोतल को खोल देंगे तो क्या 5 ATM पे पूरा एयर बाहर निकल जाएगा? कि अंदर मान लो इस बोतल का कैपेसिटी है 10 लीटर, 10 लीटर है 5 ATM पे। बोतल को खोल देंगे तो क्या पूरा बोतल इवैक्यूएटेड हो जाएगा, या अभी भी बोतल के अंदर एक ATM 10 लीटर एयर रहेगा? पहले तो मुझे ये बताइए। बोतल है, अंदर 5 ATM है, 10 लीटर का बोतल है, बंद है, हमने खोल दिया तो एयर बाहर निकलेगा। एयर बाहर निकलेगा तो इवन पूरा, जब पूरी तरह से बाहर निकलना बंद हो गया तब भी अंदर एयर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। और कितना ATM पे रहेगा? 1 ATM पे रहेगा। और उस एयर का वॉल्यूम क्या होगा? वो वही होगा जो पहले था, 10 लीटर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? 10 लीटर रहेगा। यस। तो सेम बात मैं यहां पे लगा रहा हूं कि हमने इस पूरे गैस के बारे में सोचा कि अगर ये पूरा गैस को हम ट्रांसफर कर दें NTP पे, इस प्रेशर टेम्परेचर पे, तो इस पूरे गैस को ट्रांसफर कर दें इस प्रेशर टेम्परेचर पे, तो V2 आएगा 51.32 लीटर। लेकिन पूरा गैस तो निकलेगा ही नहीं। 2.82 अंदर क्या होगा? प्रेशर P1 से 1 ATM हो जाएगा, P1 से ट्रांसफर होके 1 ATM। टेम्परेचर T1 से घट के 273 हो जाएगा। और जब ये दोनों प्रेशर टेम्परेचर बाहर के बराबर हो जाएगा, उसके बाद इससे गैस निकलना बंद हो जाएगा। जब गैस निकलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी इस प्रेशर टेम्परेचर पे 2.82 लीटर गैस इस सिलेंडर के अंदर है, और वो गैस आपके पास बैलून को भरने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमने उस गैस को घटा दिया। हाँ, क्लियर हो गया। वेरी गुड, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया।
अब मैं बता रहा हूं कि ये सवाल बहुत ही पहले आईआईटी में आया था और ये आया था 1987 में। एक चीज बताना हिमांशी जैन, तुम इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल लेती हो भाई? थैंक यू आयुष। कंपटीशन का लेवल दिनों दिन बढ़ता जाता है, इसमें कहीं शक नहीं। बट आप ऐसे सोचो, उस समय भी बेस्ट माइंड सेलेक्टेड होते थे। सर पता है, दिस दैट इज व्हाई। कैसे पता है? क्वेश्चन बैंक लेके सर आंसर देख के तुरंत आंसर ठीक देती हो क्या? मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, है ना। मेरी दूसरी बिल्डिंग में क्लास है तो मुझे जाना भी पड़ेगा। सो रीनेम आइडियल गैस लेक्चर 2। लेक्चर 2 एक्सपोर्ट कर दूं मैं इसे। सो होमवर्क दे ही दिया मैं। होमवर्क तो बहुत बता ही दिया, आंसर ऑलरेडी। अच्छा, तुम लोग अपलोड कर दोगे? तुम लोग अपलोड करना होगा, कर दोगे, मैं तो देखता नहीं हूं। ये कहाँ सेव करूं? बिमल में सेव करूं तो सेव हो जाए बेटा। आप क्या कह रहे हो वरुण मालवीय? नहीं समझ में आया। सर सैटरडे वाले टेस्ट में पूरा आइडियल गैस आएगा। पता नहीं, हमको नहीं पता है ये बात, नहीं पता। टेस्ट का डेट क्या है पहले मुझे ये बताइए। 19 डेट है और लिखा क्या है उसमें? टेस्ट के सिलेबस में क्या लिखा है? जो लिखा है वही आएगा। 19 टाउट टिल डेट, तो जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक है, वो मैं चेक कर लूंगा पेपर। आप खाली ये बता दो, पेपर जाने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है कोई सवाल जो पढ़ाया हुआ नहीं। नाइनटीन में तो आइडियल गैस बहुत ही कम आएगा। चेक कर लूंगा मैं 19 का पेपर, चिंता मत करो। आइडियल गैस लेक्चर 2। यस, आइडियल गैस लेक्चर 2। देखना फाइल सही अपलोड हुआ है ना? बता दो एक बार, फाइल सही अपलोड हुआ है ना? यस नो? हाँ, वेरी गुड। एनीवे, बाय एवरीवन, बाय।